हेलो दोस्तों, आप सभी का पिलानिया क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत है। आज अपने पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस में चैप्टर नंबर 14 ऊर्जा के स्रोत। ठीक है दोस्तों, यानी इसके अंदर अपने ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक आता है अपने पास ऊर्जा, एनर्जी। क्या होती है एनर्जी, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो ऊर्जा क्या होती है, कोई बता सकता है या जिसको पता है वो कमेंट कर सकता है। यानी किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है ना, उसी को ही अपने क्या बोलते हैं, ऊर्जा। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ही अपने क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। ऊर्जा के क्या होते हैं, विविध रूप होते हैं। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यानी ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। यानी ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में, जैसे रासायनिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं, यानी एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्या होते हैं, ऊर्जा के विविध रूप कहलाते हैं। तो नोट आता है आगे कि ऊर्जा का मात्रक क्या है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक जिसे क्या बोलते हैं, जैसे दर्शाते हैं, जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं उनके बारे में। तो अपने फर्स्ट आता है ऊर्जा का उत्तम स्रोत। यानी ऊर्जा के उत्तम स्रोत कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ऊर्जा के उत्तम स्रोत कौन कौन से कहलाते हैं। तो देखो, नेक्स्ट टॉपिक है ऊर्जा का उत्तम स्रोत। ऊर्जा का उत्तम स्रोत वह स्रोत है जिनमें निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। यानी आपको नीचे जो गुण दे रखे हैं वो क्या कहलाते हैं। यानी जिस ऊर्जा के अंदर या स्रोत के अंदर ये निम्न गुण पाए जाते हैं वो ही ऊर्जा के क्या कहलाते हैं, उत्तम स्रोत कहलाते हैं। तो फर्स्ट है अपने पास कि जिसके प्रति एकांक द्रव्यमान से अधिक ऊर्जा प्राप्त हो सके। यानी जिसके प्रति एकांक आए द्रव्यमान, यानी किसी ऊर्जा का प्रति एकांक द्रव्यमान है, यानी कोई स्रोत है उसके प्रति एकांक द्रव्यमान से अधिक ऊर्जा, अपने को अधिक ऊर्जा प्राप्त हो, वो क्या कहलाता है, ऊर्जा का उत्तम स्रोत। और जो सरलता से उपलब्ध हो सके और जिसका भंडारण आसान व परिवहन में आसानी हो और साथ में वो क्या हो, सस्ता हो, तो वे सभी स्रोत क्या कहलाते हैं, ऊर्जा के उत्तम स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, यानी जिनके अंदर ये चारों गुण पाए जाते हैं, चारों गुण, वो क्या कहलाते हैं, ऊर्जा के उत्तम स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, समझ गए, याद हो जाएगा आसानी से। और आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास उत्तम ईंधन। उत्तम स्रोत पढ़ लिए, अब उत्तम ईंधन और पढ़ेंगे। यानी ईंधन के जलाने पर प्रति एकांक द्रव्यमान से अधिक ऊष्मा प्राप्त हो। यानी उसमें तो अपनी ऊर्जा प्राप्त हो रही थी स्रोत से, उत्तम ईंधन में अपने हमें क्या प्राप्त हो, अधिक ऊष्मा प्राप्त हो, वो क्या कहलाते हैं, उत्तम ईंधन कहलाते हैं। जलने पर उससे कम धुआं निकले, वो भी उत्तम होंगे, और आसानी से उपलब्ध हो जाए तो वो क्या होंगे, उत्तम ईंधन होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे है नेक्स्ट टॉपिक ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। यानी ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पारंपरिक स्रोत कौन कौन से कहलाते हैं। नंबर 1 तो जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन क्या एक पारंपरिक स्रोत है। ठीक है, फिर आता है तापीय विद्युत संयंत्र, ये भी क्या होता है, एक पारंपरिक स्रोत होता है। थर्ड आता है जल विद्युत संयंत्र, फिर आता है जैव मात्रा या बायोगैस, ये भी क्या होते हैं, पारंपरिक स्रोत। और लास्ट आता है पवन ऊर्जा। तो ये पांचों क्या कहलाते हैं, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी याद रख लेना, 5 होते हैं, जीवाश्म ईंधन, तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, जैव मात्रा और पवन ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। तो अपने पास फर्स्ट आता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। जीवाश्म ईंधन क्या होता है, जानते ही होंगे आप जीवाश्म ईंधन को। यानी जीवाश्म से प्राप्त ईंधन होता है वो क्या कहलाता है, जीवाश्म ईंधन कहलाता है। जैसे उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम ये क्या कहलाते हैं, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छे से नोट्स तैयार कर लेना। ठीक है दोस्तों, फिर आता है लाखों वर्षों में उत्पादन
लाखों वर्षों में उत्पादन, सीमित भंडारण, अनवीकरणीय स्रोत, ये क्या कहलाते हैं? जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। यानी लाखों वर्षों में उत्पादन, सीमित भंडारण, अनवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन। फिर भारतवर्ष में विश्व का 6% कोयला भंडार है, जो कि वर्तमान दर से खर्च करने पर अधिकतम 250 वर्षों तक बने रहेंगे, यानी 250 वर्ष तक बने रहेंगे। ठीक है, ये तो क्या होगा? जीवाश्म ईंधन के बारे में। अब जीवाश्म ईंधन की हानियाँ, यानी जीवाश्म ईंधन से अपने को कौन कौन सी क्या क्या हानि हो सकती है, क्योंकि ईंधन है, इससे हानि और लाभ तो होते ही हैं दोनों से। तो जीवाश्म ईंधन की हानियाँ, तो यानी जीवाश्म ईंधन से अपने को क्या क्या हानि हो सकती है। तो नंबर 1 आती है जीवाश्म ईंधन से हानि। फर्स्ट हानि क्या होगी अपने को कि पृथ्वी पर जीवाश्म ईंधन का सीमित भंडार उपलब्ध है। पृथ्वी पर क्या है? जीवाश्म ईंधन का सीमित भंडार उपलब्ध है, अतः इसका संरक्षण आवश्यक है। यानी पृथ्वी पर जीवाश्म ईंधन सीमित रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इनका क्या है? संरक्षण करना आवश्यक, यानी इनको बचा के रखना आवश्यक है। सेकंड है जीवाश्मी ईंधन जलाए जाने पर प्रदूषण फैलाते हैं। हाँ, ये तो है ही कि जीवाश्म ईंधन को अगर अपने जलाएंगे तो इनसे धुआं वगैरह निकलेगा, जिससे क्या होगा? प्रदूषण होगा। फिर थर्ड है इसके द्वारा अम्लीय वर्षा होती है। यानी अम्लीय वर्षा का सबसे बड़ा कारण क्या है? जीवाश्म ईंधन। यानी जब इनको जलाते हैं प्रदूषण हो जाता है, इसी प्रदूषण के कारण क्या होती है? अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, फिर आगे आता है जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न प्रदूषण को कम करने के उपाय। यानी अपने जो जीवाश्म ईंधन यूज करते हैं उनसे अपने उस प्रदूषण को अपने कम कैसे कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। जीवाश्म ईंधन अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न प्रदूषण को कम कैसे करेंगे? तो देखो कैसे करेंगे। नंबर 1, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर, यानी अपने पृथ्वी पर क्या करें? अधिक से अधिक संख्या में क्या लगाएं? पेड़ पौधे लगाएं, जिससे क्या होगा? जीवाश्म ईंधन से जो प्रदूषण होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है दहन प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाकर। फिर वाहनों में सीएनजी का प्रयोग अधिकता से करके, यानी अगर अपने वाहनों के अंदर किसका उपयोग करें? सीएनजी का, तो क्या प्रदूषण को थोड़ा कम किया जा सकता है। और फोर्थ है कारखानों में ऊंची चिमनियाँ लगाएं, यानी जो कारखाने हैं उनकी जो चिमनियाँ होती है उनको ऊंचा बनाए, ताकि नीचे प्रदूषण ना हो, ताकि ऊपर चला जाए धुआं। जो भी धुआं निकलता है वो क्या ऊपर चला जाए, इसलिए चिमनियों को ऊंची चिमनियाँ लगाकर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट लगे तो कमेंट कर सकता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, आगे चलो। आगे आता है अपने पास तापीय विद्युत संयंत्र। यानी तापीय विद्युत संयंत्र क्या होता है? तो अपने जीवाश्म पढ़ लिया, अब आता है तापीय। तो इसका नंबर 1 है जीवाश्म ईंधन को जलाकर तापीय ऊर्जा घरों में ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। जीवाश्म ईंधन को जलाकर तापीय ऊर्जा घरों में ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है, वो क्या कहलाते हैं? तापीय विद्युत संयंत्र होते हैं। कोयले तथा पेट्रोलियम की अपेक्षा विद्युत संरक्षण अधिक दक्ष होता है। कोयले तथा पेट्रोलियम की अपेक्षा विद्युत संचरण अधिक दक्ष होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कोयला और पेट्रोलियम की बजाय अपने क्या है? विद्युत है वो अधिक पहुंचाई जा सकती है और आसान होता है कोयला पेट्रोलियम। फिर आगे आता है अपने पास जल विद्युत संयंत्र। ठीक है, अब जल विद्युत संयंत्र क्या होता है? जल विद्युत संयंत्र गिरते हुए जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, तो वो करता है, तो वो कौन सा होता है? जल विद्युत संयंत्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जल विद्युत संयंत्र बांधों से संबंध है। ठीक है, यानी बांधों के द्वारा ही होता है ये, क्योंकि जल प्रपातों की संख्या बहुत कम है। ठीक है, जल प्रपातों की संख्या क्या है? बहुत कम है। भारत में ऊर्जा की मांग का 25% की पूर्ति जल विद्युत संयंत्रों से की जाती है। यानी भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होती है, तो उसका जितनी भी ऊर्जा चाहिए होती है उसका 25% की पूर्ति कहाँ से की जाती है? जल विद्युत संयंत्रों से की जाती है। ठीक है, आगे आता है जल विद्युत संयंत्रों के लाभ, यानी इससे इनके क्या क्या लाभ हो सकते हैं जल विद्युत संयंत्रों के। अब इनके लाभ पढ़ेंगे, तो लाभ में फर्स्ट क्या है? पर्यावरण को कोई हानि नहीं होती,
यानी जो भी जल विद्युत संयंत्र है इससे पर्यावरण को कोई भी प्रकार की हानि नहीं होती। सेकंड है, जल विद्युत ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो आपसे पूछे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन है, तो जल विद्युत संयंत्र। ठीक है दोस्तों। थर्ड है, बांधों के निर्माण से बाढ़ रोकना, यानी बांधों के निर्माण से बाढ़ रोकना तथा सिंचाई करना सुलभ यानी आसान है। यानी जिन इलाकों में बाढ़ होती है वहाँ पे बांध बना जाए तो बाढ़ आने की संभावना क्या हो जाती है, रुक जाती है, और उससे क्या सिंचाई भी हो जाती है। ठीक है। फिर आगे आता है ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के उपयोगों के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार। यानी ऊर्जा के जो पारंपरिक स्रोत है उनके उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में क्या क्या सुधार हुए। तो नंबर 1 आता है जैव मात्रा या बायोगैस या बायोमास बोल सकते हैं आप। जैव मात्रा, जैव मात्रा क्या होती है, अपने पढ़ेंगे जैव मात्रा। जैव मात्रा क्या होती है, कृषि व जंतु अपशिष्ट जिन्हें ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे लकड़ी, गोबर, सूखे तने, पत्ते आदि। यानी जैसे लकड़ी हो गई, गोबर हो गया, सूखे तने, पत्ते हो गए आदि, ये क्या कहलाते हैं, जैव मात्रा कहलाते हैं। यानी कृषि व जंतु अपशिष्ट जिन्हें ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है वो क्या होते हैं, जैव मात्रा होते हैं। ठीक है। तो इसमें नंबर 1 आता है लकड़ी। लकड़ी क्या होती है, लकड़ी जैव मात्रा का एक रूप है। लकड़ी क्या भाई, जैव मात्रा का एक रूप है। लकड़ी एक जैव मात्रा का रूप है जिसे लंबे समय से ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी लकड़ी एक क्या है, ईंधन जैव मात्रा का एक रूप है जिसे ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं अपने। ठीक है, ये तो पता ही होगा सभी को। फिर इसके हानि क्या होंगे लकड़ी के, अपनी लकड़ी यूज करते हैं, इससे क्या हानि होती है, लकड़ी जलाते हैं तो हमें क्या क्या होता है, इसे जलने पर बहुत अधिक धुआं उत्पन्न होता है, ये सभी को ही पता है। और अधिक ऊष्मा का न देना, यानी अगर अपन लकड़ी जलाते हैं धुआं अधिक होता है, परंतु ये ऊष्मा क्या देती है, हमें कम मात्रा में प्रदान करती है। तो इससे क्या, ये 2 हानियाँ हुई, एक तो प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है, एक ऊर्जा कम प्राप्त हो रही है। तो इसके अपने ये 2 हानियाँ लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 हानियाँ हो गई। चलो आगे चलते हैं। आगे आता है चारकोल। चारकोल क्या होता है भाई, चारकोल लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाने से उसमें उपस्थित जल तथा वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और अवशेष के रूप में चारकोल प्राप्त होता है। यानी लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति, यानी लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाने से उसमें से अपशिष्ट उपस्थित जल तथा वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और अवशेष के रूप में चारकोल प्राप्त होता है। चारकोल लकड़ी से बेहतर ईंधन है क्योंकि, यानी चारकोल लकड़ी से बेहतर क्यों है, इसका भी कारण आपको बताएंगे। नंबर 1 है बिना ज्वाला के जलता है। यानी चारकोल क्या है, लकड़ी जलती है तो क्या होता है, ज्वाला निकलती है, लेकिन चारकोल क्या होता है, बिना ज्वाला के जलता है। ठीक है, इसलिए एक बेहतर हो गया। नंबर 2 अपेक्षाकृत कम धुआं निकालता है। चारकोल क्या है, लकड़ी की अपेक्षा कम धुआं निकालता है। ठीक है, ये कम धुआं निकालता है तो इसलिए लकड़ी से बेहतर ईंधन हो गया। ठीक है, आगे आता है बायोगैस। बायोगैस क्या होती है, बायोगैस क्या होती है, गोबर फसलों के कटने के पश्चात बचे अपशिष्ट, सब्जियों के अपशिष्ट तथा वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, यानी जो भी अपशिष्ट होते हैं उनसे क्या होता है, जो अपघटित होते हैं उनसे क्या होता है, बायोगैस का निर्माण होता है। अपघटन के फलस्वरूप मेथेन, CO2, H2 तथा H2S जैसी गैसें बनती है। जैव गैस को संचित्र के रूप में बनी टंकी में संचित किया जाता है जिसे पाइपों द्वारा उपयोग के लिए निकाल भी लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे आता है बायोगैस के लाभ, यानी इस बायोगैस के क्या क्या लाभ होते हैं। नंबर 1 है जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें 75% का, यानी 75% मेथेन गैस होती है। यानी जैव गैस के एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसके अंदर 75% मेथेन गैस होती है। ठीक है, कितनी %? 75%।
सेकंड है धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है। जो भी गोबर गैस होती है या बायोगैस होती है वो क्या होती है, बिना धुआं उत्पन्न किए जलती है। ठीक है। थर्ड है तापन क्षमता का उच्च होना, यानी इसकी तापन क्षमता है वो भी क्या होती है, सबसे उच्च होती है। बायोगैस का प्रयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में भी किया जाता है, यानी बायोगैस का उपयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में भी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। आज की क्लास इतनी ही रहेगी। ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्त, कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है। अच्छे से नोट्स तैयार कर लेना, आगे जो जितना चैप्टर बचा है वो नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।